भोर तहसील का कापुरहोल गांव का गाड़े परिवार, उस गाड़े परिवार से वो बहना है कि जिन्होंने अपने खून से बना हुआ दूध, अपने दूध से दूसरे के बच्चों का भरण पोषण किया है, उनकी चिंता की है। सीख इतनी लेनी है, सबके कल्याण में हमारा कल्याण है, सबके हित में हमारा हित है। उसके पास में बैठी हुई माता जी है, उनके घर हम कभी भी जाके धमक जाते हैं, रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे। हम 5 है कि 50 है उन्होंने कभी देखा नहीं, और जितने भी आए सबको प्रेम से खिलाया, पेट भर खिलाया। ऐसे वो खेंगरे माता जी है। परिचय में सारा समय चला जाएगा, मैं विषय के ऊपर आता हूं। अरे भैया लोग, वो जलेबी पोहा खाने के लिए हम बाद में जाने वाले हैं, सब लोग इधर आ जाओ। पीला पीला जर्सी, इधर आ जाओ भाई, आप सबके नेता हो दल के। इधर इधर नीले पीले, हाँ आप ही, उत्तम। हाँ नाम नहीं ना पता मेरा किसी का, मगर भैया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सब लोग मां भारती की संतान है। 15 अगस्त 1947 से आज तक भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन है, कहते आए हैं, रटते आए हैं, पर कभी इस भाव को मन में धारण किया? हम विद्यार्थी जीवन में अगर किसी कारण एकाध अपना भैया बहना टिफिन लाना भूल गई तो हम अपना टिफिन उसको देते हैं क्या खाने के लिए? एक ग्रास एक आध निवाला मिलता है, पूरा टिफिन नहीं देते। देते? कितने लोग देते हैं? मैं खुद भूखा रहूंगा, मैं खुद भूखी रहूंगी, मगर मेरे बहना को भैया को खिलाऊंगी। कितने लोग हैं ऐसे? हाँ, तो आप लोग राजनीति में कुछ नहीं कर पाओगे। राजनीति वाला मामला सारा बटोरने का, मेरा तो मेरा ही, तेरा भी मेरा है। मैं 2005 में इंग्लैंड गया था, ग्रेट ब्रिटेन, लगभग 3 दिन रहा। लंदन, मैनचेस्टर शहरों में ही मेरा प्रवास हुआ था। तो उस समय मुझे कुछ अलगता दिखी, कुछ गड़बड़ियां नजर आई, तो मेरा काम नहीं था। फिर भी 2007 में मैं दूसरी बार ग्रेट ब्रिटेन गया। वहां फिर 2 सप्ताह रहा। 2 सप्ताह के समय में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, सारी विषय वस्तु बताने के लिए वहां के एक मेरे मित्र थे, जॉर्ज, साथ में घूमते थे, यात्रा करते थे, मुझे समझाते थे। 13वें दिन मैंने उनके सामने एक प्रश्न खड़ा किया। मैंने कहा, जॉर्ज भाई, यार इतना बड़ा आपका देश, परंपराएं सभ्यताएं अक्षुण्ण रखता है, आपके जो नदी के ऊपर जो पुल बने हुए हैं, आपने उसको गिराया नहीं, संभाल के रखा है। अगर कोई प्राचीन घर, ऐतिहासिक घर गिर रहा है, यहाँ से रास्ता जा रहा है, तो आप उस घर को वहां से वैसे के वैसे उठा लेते हो, नए जगह पे स्थापित कर देते हो। मगर जिसके कारण ये सब हुआ, वो विंस्टन चर्चिल जी का एक भी पुतला, एक भी स्टैचू मैं पूरे ग्रेट ब्रिटेन में देख नहीं पाया। पूछा क्यों चाहिए? तो स्वाभाविक रूप में मेरा जन्म महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा क्षेत्र में हुआ, तो मैं बोल गया। महाराष्ट्र में हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति बहुत सजग है, श्रद्धावान है, हमारे मन में कृतज्ञता का भाव है। तो हमने हर एक गांव में शिवाजी महाराज की मूर्तियां स्थापित की है, उसकी नित्य पूजा करते हैं। अगर विंस्टन चर्चिल नहीं होते तो दूसरे विश्व युद्ध में जब एक साथ 1,500 बॉम्बर हवाई जहाज ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर, लंदन के ऊपर बम फेंक रहे होते, आप बचते कैसे? जब एक बॉम्बर विमान, हवाई जहाज हवा में आते थे, बम डालना शुरू कर देते थे, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लंदन के सड़कों से चलते थे, गुजरते थे, और सर आपके पीठ पे हाथ रखते हुए कहते थे, चिंता मत कर भाई, बॉम्बर कितने समय चलेंगे, जब तक तेल है। आज नहीं तो कल इस बॉम्बर के हवाई जहाज का तेल खत्म होने वाला है, ये हवाई जहाज नीचे आने वाले हैं। इस युद्ध की परिणति हमारे विजय में। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो,
कि कोई आक्रमण होता है तो दुबके नहीं बैठता है, उस संकट का सामना करता है। ऐसे विंस्टन चर्चिल का एक पुतला भी आप पूरे ग्रेट ब्रिटेन में लगा नहीं पाए, शर्म आनी चाहिए आपको। उसने बिना कुछ कहे, बिना मुझे हाथ लगाए एक तमाचा जड़ दिया। कैसे? वो इतना ही बोल गया, भाई साहब विंस्टन चर्चिल हमारे हृदय में है, हमें उनको चौराहों पे स्थापन करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम सब लोगों के लिए सीख है। हमने अपने आदर्श, अपने महापुरुष, अपने श्रद्धा केंद्र स्थापित किए चौराहों पे, मगर कभी उनको अपने हृदय में, अपने दिमाग में लाया ही नहीं। इस कारण अपना देश क्षमता होने के बाद भी, योग्यता होने के बाद भी समूचे विश्व का नेतृत्व करने जैसा उतना सामर्थ्यशाली, उतना पुरुषार्थी बन नहीं पाया। ये तब हम कर सकते हैं जब हम अपनी धरोहर को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को समझने का प्रयास करें। पानीपत की लड़ाई जिसका 262वां वर्ष है, कुछ लोगों को पता होगा। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? कोई बता पाएगा भाई? हम जब छोटे थे, 8वीं में हमारी इतिहास की किताब में एक प्रश्न आया था। फ्रांस के राज्य क्रांति के, फ्रेंच राज्य क्रांति जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बारे में एक चैप्टर था और प्रश्न आया 14वें लुई ने क्या किया। अब रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, वो है यूरोप में, उसका प्रश्न पूछा जा रहा है मुझसे जो रहता है भारत में। फ्रांस और भारत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए देश है क्या? उनकी सीमाएं एक दूसरे को स्पर्श करती है क्या? फिर भी पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने इतना ही जवाब लिख दिया, 14वें लुई ने 15वें लुई को जन्म दे दिया। हमारे इतिहास के अध्यापक गुस्सा हो गए, सब पूरे क्लास के सामने मुझे खड़ा किया, 2 गालियां भी जड़ी और इतना पूछा, इतनी भी अकल नहीं है? 14वें लुई ने क्या किया? अगर 14वें लुई ने ठीक से काम किया होता तो फ्रांस में राज्य क्रांति होती ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब, फ्रांस में क्या हुआ मुझे क्या लेना देना है? मुझे भूख लगी है और अमेरिका का राष्ट्रपति भोजन कर रहा है, मेरा पेट तो भरने की संभावना नहीं है। मुझे भूख लगी है तो खाने से भरी फुली थाली अगर मेरे सामने परोसी जाए और मुझे खिलाई जाए तभी मुझे उसका लाभ है। हम आज तक अपने देश का इतिहास छोड़ विश्व का इतिहास सुनने में, पढ़ने में, दिखाने में और बताने में भी लगे हुए हैं। मैं भी जानता हूँ हम सब लोगों को इम्पोर्टेड चीजें बहुत पसंद है। नहाना है तो साबुन चाहिए, पियर्स, अगर अच्छा दिखना है साफ सुथरा वो फेयर एंड लवली, और अनगिनत चीजें हैं। हमें तो इस देश के प्रधानमंत्री भी इम्पोर्टेड हो ऐसा कुछ समय पहले लग रहा था। क्यों? हिंदुस्तान में योग्यता नहीं है, भारतवर्ष में उतनी क्षमता नहीं है, मगर हम सब लोग पश्चिम की दिशा में देखने का अभ्यास करते रहते हैं, इसलिए सारी गड़बड़ियां। बताइए भाई, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? पता नहीं। दूसरी वो भी पता नहीं। तीसरी क्यों हुई भाई? वो लड़ाई नहीं होती तो कोई हमसे सवाल भी नहीं पूछता। सारा संज्ञान में होना चाहिए। हम विद्यार्थी हैं, इस देश का भविष्य है। इस देश के प्रधानमंत्री हम में से ही कोई होने वाला है, इस राज्य का मुख्यमंत्री हम में से ही कोई होने वाला है, इस जिले का कलेक्टर वो भी हम में से होगा, इस जिले का एसपी भी हम में से होगा। अगर हम सब लोग अपने इतिहास को ही नहीं समझेंगे, अपने अतीत के अंदर झांकने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य अनुकूल नहीं हो पाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम खान लोधी के बीच में। दूसरी 1556 हेमचंद्रादित्य भार्गव या हेमू और अकबर के बीच में। तीसरी हुई थी 1761 के 14 जनवरी के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदू पद पातशाही के अनुगामी और आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के बीच में। क्या महत्व है? क्यों सुने?
हम सब लोगों ने इस वर्ष स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया ना। हर एक ने अपने घर पर तिरंगा लहराया था। गांव में एक आध शोभा यात्रा भी निकली होगी, तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसे नारे लगाते हुए हमने एक दिन का सेलिब्रेशन किया। स्वाधीनता को समझ पाए? हमारे लिए क्या दिक्कत है वो समझ पाए? कुछ नहीं, सिर्फ सेलिब्रेशन। आपके संज्ञान के लिए बता रहा हूं, अगर पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणाम स्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदू पद पातशाही जीती होती तो इस देश का नक्शा कुछ अलग होता। हमें स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाने की नौबत नहीं आती। पानीपत के तीसरे युद्ध में हिंदुस्तान के स्थानीय शासकों की शक्ति इतनी कम हो गई कि 1757 के प्लासी की लड़ाई में जीते हुए रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल से लेके लाहौर, सिंध, मुल्तान तक अपने पैर फैलाने के लिए अनुकूलता प्राप्त हुई। पानीपत की लड़ाई में हमारी हार क्यों हुई जो दिख रही है? इसका कारण 262 वर्ष पूर्व हम सब लोग राष्ट्र के नाते, भारतीयता के नाते इकट्ठा हुए ही नहीं। भाई ये फलाने जाति का है, ये फलाने भाषा का है, ये फलाने प्रांत का है। हम प्रांतों में, भाषाओं में, जातियों में, अपने अपने अहंकारों में, अपने अपने शासन व्यवस्था में बटे रहे। फलस्वरूप हम एकत्रित नहीं हो पाए, आक्रांताओं का सामना नहीं कर पाए। आक्रांताओं ने नारा दिया था जिहाद का। इस हिंदुस्तान में केवल और केवल अल्लाह को मानने वाले, कुरान पाक को मानने वाले और मोहम्मद पैगंबर के ही अनुगामी रहेंगे, ऐसा नारा देने वाले लोगों के खिलाफ जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुगामी खड़े हो गए, उन्होंने धर्म की बात नहीं की, उन्होंने राष्ट्र की बात की। इसीलिए उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर, पैरों से पैर मिलाकर लड़ने के लिए इब्राहिम खान गारदी नाम का एक मुसलमान भी आया। हिंदुस्तान ने कभी भी जाति, प्रांत, प्रजा, अलगता इसकी बात की ही नहीं। हिंदुस्तान हमेशा अनेकता के विविध स्वरूप, एकता स्वरूप दर्शाता है। इसका भाव संजोगना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब तक हम प्रांतों में, भाषाओं में ऐसे संकीर्ण मानसिकता में बटे रहेंगे, अपने देश का भला होने की संभावना है नहीं। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई से हमें एक बोध लेना है और एक बोध लेकर आगे चलने का अभ्यास बनाना है। दूसरी दो बातें, पानीपत की लड़ाई में अब्दाली जीता, ऐसा सब लोग मान रहे हैं। अगर जीता तो जीते हुए अब्दाली ने हिंदुस्तान के शासक के नाते तख्ते तौस पर बैठकर हिंदुस्तान की बागडोर संभाली क्या? तो नहीं। वो हिंदुस्तान का बादशाह निश्चित कर पाया क्या? तो नहीं। हिंदुस्तान का वजीर आजम, इन्हें प्रधानमंत्री भी निश्चित कर पाया क्या? बिल्कुल नहीं। ये सारा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदू पद पातशाही के अनुगामियों ने किया। इसीलिए पानीपत के बारे में जो निगेटिव नैरेटिव हम सब लोगों ने अपने दिमाग में सेट किया है और वही बताते जा रहे हैं, उसको ठीक करना भी हमारा कर्तव्य है। अगर हम इसको ठीक करते हुए सकारात्मक भाव को अपने अंदर स्थापित करते हुए बढ़ना शुरू कर देंगे तो आने वाले कुछ ही दिनों में भारत विश्व गुरु के नाते समूचे जगत का नेतृत्व करने की जितना सक्षम बन जाएगा। इसी संकल्प के साथ हम सब लोग मां भारती के चरणों में समर्पित होते हुए अपने आप को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। जय मां भारती।